नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि निर्धारण में। पिछली वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य यानी संदरकोत्स, जिसको पाली भाषा में संदरकोत्स नाम बोला गया है, और विदेशी यानी कि यूनानी जो राइटर्स हैं, ये यूनानी लेखक जो हैं, विदेशी यात्री जो आए हैं, चाहे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज रहे हों या और भी इतिहासकार हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकैट्स या एंड्रोकैट्स कहा है। तो पाली भाषा में जो नाम मिलता है संदरकोत्स, तो उससे मैच करता है, तो ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त था वो संदरकोत्स ही था, जिसका पाली भाषा में जो उच्चारण होता है वो संदरकोत्स होता है। तो आइए, पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य या संदरकोत्स या सैंड्रोकैट्स कैसे शासक बना इसके बारे में बात की, और कौटिल्य द्वारा कैसे जो चीजें थी वो दिखाई गई, अर्थशास्त्र की बातें बताई गई, और महावंश, दीपवंश, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी चीजें बताई गई। तो इसी प्रकार जैन साहित्य और जैन धर्म से संबंधित अभिलेखों से या जानकारियों से, साहित्य से पता चला कि वो बाद में चंद्रगुप्त या संदरकोत्स श्रवण बेलगोला में गया और वहाँ पर जैन परंपरा और उस विधि से उसने अपना देह त्याग किया। और तो आगे हम बात करेंगे इसकी तिथि निर्धारण के विषय में कि कैसे तिथि निर्धारण। पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी वो राजनीतिक इतिहास के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसके उत्पत्ति के विभिन्न पहलुओं को देखा था, लेकिन डेट्स जो क्लियर नहीं हुई थी, तो उस पहलू को जो छूट गया था उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की विभिन्न घटनाओं का कालक्रम निर्धारित करना थोड़ा सा कठिन है। और एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट स्थिति में मिलती हैं। साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ते हैं और उनके तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कई लोगों के मतों में अगर समानता होती है तब जाके कहीं ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, ये बात सही है। तो इसी प्रकार यूनानी प्रमाणों के आधार पर इस विषय पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और बौद्ध साहित्य में क्या दिया गया है उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और जैसा कि बाद में परवर्ती जो ग्रंथ है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस लिखा गया, उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात कही गई है, तो उसके अनुसार क्या बात कही गई है ये भी निकाला जा सकता है। तो हम देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई। ये यूनानी इतिहास से थोड़ा समझते हैं कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर जब यहाँ से भारत आक्रमण करके वापस जाता है तो 323 ईसा पूर्व में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात बेबीलोन में उसके साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो उसके साम्राज्य का दूसरा विभाजन 321 ईसा पूर्व में लगभग हुआ होता है। इसमें पेरोपेनिसस यानी काबुल और यूनानी साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रदेश जो था वो काबुल माना जाता है। यहाँ सिंध नदी के पूर्व किसी भी प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इससे ऐसा लगता है कि 321 ईसा पूर्व तक यूनानियों का जो अधिकार था, यूनानी यानी सिकंदर का जो अधिकार था, वो सिंधु क्षेत्र में न रहा होगा, सिंधु क्षेत्र में नहीं रहा होगा, काबुल तक ही रहा होगा। हम ये भी जानते हैं कि इस क्षेत्र से यूनानियों के निष्कासन में चंद्रगुप्त का मुख्य योगदान रहा। चंद्रगुप्त का योगदान, हालांकि चंद्रगुप्त का सीधे जो संदरकोत्स का या चंद्रगुप्त का सीधे जो आक्रमण होता है या लड़ाई होती है या युद्ध होता है वो सिकंदर से नहीं होता है। आमना सामना भले हुआ हो, इसके साक्ष्य दिए गए हैं ऐतिहासिक रूप से, लेकिन लड़ाई जो हुई है वो सेल्यूकस निकेटर से हुई है। तो जो
यूनानियों ने निष्कासन की जो बात कही है, चंद्रगुप्त का ही मुख्य हाथ था, ऐसा बताते हैं कि यूनानियों के निष्कासन का। तो ऐसा माना जा सकता है कि 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त ने अपने को पंजाब तथा मगध का शासन या राजा शासक बना लिया था। तो ये बात तो तय है कि 323 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त ने अपने को एक राजा के रूप में स्थापित कर लिया था। उसके राज्यारोहण की जो संभावित डेट है, तिथि है, वर्ष है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 322 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसलिए ही माना जा सकता है या माना जाता है क्योंकि जो इतिहास लेखन की परंपरा सामने आई और इतिहास जो लिखा गया वो हमारा इतिहास स्वतंत्र भारत में लिखा गया और अंग्रेजों के सहयोग से लिखा गया। जब अंग्रेजी शासन आया तो यहाँ पर सारी चीजें खोजबीन हुई और निकल के आई, सामने आई। तो फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना और बाकी की सारी चीजें तय हुई। तो इतिहास लेखन का एक जो मेथड था डेवलप हुआ। तो इसलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट जो अंतरराष्ट्रीय तिथि मानी जाती है उसके अनुसार जो है डेट निर्धारण होती है। तो चंद्रगुप्त का जो राज्यारोहण हुआ यानी संदरकोत्स का जो राज्यारोहण हुआ वो 322 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। अब हम भारतीय ग्रंथों यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य में मेन रूप से पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो पुराण का सहयोग लेते हैं। पुराणों के अनुसार उसने 24 वर्षों तक शासन किया था। पुराण बताते हैं कि जो चंद्रकोत्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था उसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व के लगभग हुई होगी, ऐसा अनुमान है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है पुराणों के अनुसार। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 322 ईसा पूर्व के लगभग स्टार्ट होता है और 298 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त होता है। मोटा मोटा आइडिया लगाया जाता है। 322 ईसा पूर्व की तिथि का समर्थन चीन के कैंटन में रखे हुए लेख, जिसे बिंदुओं का लेख यानी डॉटेड रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली है कि डॉटेड रिकॉर्ड क्या है, जो चाइना में रखे हुए हैं, चाइना के कैंटन में। वहां पर एक बात कही गई है उस डॉट से संबंधित कि इसमें बिंदुओं का प्रारंभ जो होता है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रारंभ होकर, यानी जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो वहां से प्रारंभ होकर 489 ईस्वी तक का जो डॉटेड हैं उनका पूरा योग 975 हो जाता है। यदि बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा बिंदुओं के प्रारंभ होने के समय यानी महापरिनिर्वाण जो होता है और उनके बिंदुओं के प्रारंभ होने का जो समय माना जाए तो 975 प्लस 1 और माइनस इसमें 489 करते हैं तो 487 ईसा पूर्व होगी। अब पाली जो भाषा है, पाली ग्रंथ हैं, जो बुद्ध ग्रंथ हैं मेन रूप से रहे होंगे, पाली ग्रंथों से पता चलता है कि महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद यानी तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्षों बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ये एक साक्ष्य मिलता है। और अशोक के राज्यारोहण जो होता है उसके सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अशोक के जो सिंहासन पर बैठने की तिथि है वो 273 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 273 वर्ष पहले सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठता है, राजा बनता है। और उसके अभिषेक की तिथि 4 वर्ष बाद निर्धारित की गई है, यानी ईसा पूर्व 269। ये बौद्ध मत के अनुसार मानी जाती है। जो चाइना में रिकॉर्ड रखे हुए हैं, डॉटेड रिकॉर्ड, उसके अनुसार ये माना जाता है कि सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था
वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था और सिंहासन में बैठने के 4 वर्ष बाद। तो पुराण चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार की जो शासन अवधि है क्रमशः 24 तथा 25 वर्ष बताते हैं, यानी कि पुराण बताते हैं कि बिंदुसार की चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 24 वर्ष का रहा और अशोक का बिंदुसार का यानी अशोक के पिता बिंदुसार का जो शासनकाल रहा वो 25 वर्ष बताते हैं। इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त का जो राज्यारोहण है वो 273 प्लस 49 यानी कि 322 ईसा पूर्व में हुआ होगा। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी तिथि निर्धारण की है वो क्लियर हो जाती है कि 322 ईसा पूर्व से उसका शासनकाल प्रारंभ होकर और बिंदुसार के आने तक चलता है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार यानी इसका अमित्रघात भी नाम है, उपाधि दी गई है और यह 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में शासनकाल होता है इनका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा राजा बनता है और बिंदुसार के जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो ये है कि चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है, कम से कम वो सुरक्षित रखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, स्थायित्व तो बना रहता है। तो उसकी महानता इस तथ्य में निहित है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में पाया उसको अक्षुण्ण रखा, नष्ट नहीं होने दिया। जैन परंपराओं में क्या होता है, जैन और बौद्ध दो ही मत उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे, और भी मत होंगे। और जैसा कि विभिन्न आज के जो शोध निकल के आ रहे हैं आज तक, उसे ये पता चलता है कि इस समय तक जो आर्य थे वो सिंधु और पंजाब के आसपास के क्षेत्र में ही थे, यहां तक अभी नहीं आ पाए थे। तो उनकी जो भाषा होगी, उनकी भाषा थी, जो साहित्य था वहीं तक सीमित था, यहां तक सीमित नहीं था, यहां तक आ नहीं पाया था। तो उनके जो स्रोत दिए गए हैं उनकी बात तो यहाँ पर इतिहासकार करते हैं, क्योंकि इतिहासकार जो इतिहास उस समय लेखन की परंपरा है, तो उस समय जो ज्ञात साक्ष्य थे, रिसर्चेस आए हुए थे, उसके साक्ष्यों से बात की उन्होंने और बातें लिखी। लेकिन जो नया अपडेट आ रहा है, नए नए रिसर्च आ रहे हैं, बहुत सारी खोजें हो रही हैं, पुरातत्व विभाग आज भी अपना काम कर रहा है, तो उससे जो नया अपडेट आ रहा है, तो उस अपडेट के हिसाब से, जैसे भाषाई दृष्टिकोण से आ रहा है, अभी तक ये माना जाता था कि संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत भाषा से ही भारत की सारी भाषाएं निकली हुई हैं। लेकिन जब बुद्ध और जैन के साक्ष्य मिलने लगते हैं और सम्राट अशोक के शिलालेख मिलने लगते हैं, तो उससे पता ये चलने लगता है कि जो पाली थी, इनके जो सारे शिलालेख मिलते हैं पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं, तो जैनियों और बौद्धों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। और उस समय कहा गया कि जो जनमानस की भाषा थी वो पाली और प्राकृत होती थी। तो बुद्ध ने जो अपने संदेश दिए, जो मैसेज दिए, जो शिक्षाएं दी, वो उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा में दी। तो उस समय तक अभी संस्कृतिकरण नहीं हुआ था इस भाषा का। संस्कृत कोई मूल भाषा नहीं थी, पाली भाषा से ही निकल के आई संस्कृत भाषा, और पाली को संस्कारित करके ही संस्कृत बनाई गई। तो भाषाई दृष्टिकोण से ज्यादा सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे नई नई चीजें आ रही हैं। तो जैसे कौटिल्य के बारे में भी अब संदेह होता है, बहुत सारे रिसर्चेस सामने आए हैं, तो लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने राजा बनाया, पहले बताया गया, लेकिन अब संदेह होता है। तो आइए हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, जो महान सम्राट अशोक के पिता थे
और जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। यूनानी लेखक ने उसे अमित्रोकेडीज की उपाधि दी है। अब जिसका संस्कृत रूपांतरण, इसको अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो अमित्रघात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है, ये उसकी उपाधि थी। जैन ग्रंथ उसे सिंहासन कहते हैं। इन उपाधियों से स्पष्ट है कि वह कोई दुर्बल अथवा विलासी शासक नहीं था, यानी काबिल व्यक्ति था और इतने विशाल साम्राज्य को बनाए रखना बहुत बड़ी काबिलियत थी। परंतु अपनी किन विजयों के उपलक्ष्य में उसने उन उपाधियों को ग्रहण किया था, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। कुछ बात के बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन के अंत के कुछ वर्षों तक चाणक्य विद्यमान था। देखिए, एक ये जो चीज बात डाली गई, इसमें एक सेंटेंस डाला गया कि कुछ बाद के बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से पता चलता है। ये बहुत संदिग्ध चीज है कि बौद्ध और जैन साहित्य, बाद के साहित्यों की जो चीजों को लेकर ये बात कही जा रही है, कितनी संदिग्ध बात है। हम पिछले जो वीडियो में और पिछले जो चैप्टर में या चंद्रगुप्त मौर्य के जब दरबार में रहने वाले सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज जो दरबार में उनके रहता है, उसने जो विवरण दिया है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त होने की कोई बात ही उन्होंने नहीं की। महत्वपूर्ण बात मेगास्थनीज कैसे भूल सकते हैं? तो ये कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति तो है। तो ये चाणक्य फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये इनके भी समकालीन रहते हैं, ऐसा बताया गया है। हालांकि मुझे डाउट है, ये मेरा मत है, मैंने जो कंक्लूजन निकाला और रिसर्चेज पढ़े हैं तो उससे ये पता चला। जैसे हमने इंडिका के कुछ चीजें देखी हमने, तो उसमें हमको ये चीज मालूम होती है। इंडिका का विवरण, मेगास्थनीज का ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इंडिका के लेख जो मिलता है उससे मालूम होता है और हमने देखा। इसके बाद मैंने देखा वैदिक युग का घारमेल एक पुस्तक है, वो लिखी हुई है। एक ये है राजीव पटेल जी की बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो इसमें भी ऐतिहासिक साक्ष्यों का जो अवलोकन दिया गया है, तो उससे पता चलता है कि जो चाणक्य है वो एक काल्पनिक पात्र बाद में दिखाया गया है। तिब्बती इतिहासकार, आप देखिए तिब्बती इतिहासकार का तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का इस प्रकार विवरण दिया है। उसने 6 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तो अधिकार करने की जहां बात आती है तो इसने बहुत बड़े चीजें तो नहीं की। अब एक महत्वपूर्ण चीज मिलती है कि दिव्यावदान तक्षशिला में होने वाले, यानी बिंदुसार के समय कुछ प्रदेशों के विद्रोह हुए और उसने उन्हें दबा दिया। दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है, जिसको दबाने के लिए सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और अशोक ने उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए, उदारतापूर्ण फ्लेक्सिबल नीति, यानी बहुत ज्यादा कठोर नीति नहीं अपनाई, युद्ध बहुत ज्यादा नहीं हुआ, किसी भी तरह से उदारतापूर्ण नीति अपनाते हुए पश्चिमी प्रदेशों में हुए जो युद्ध, जो चीजें हुई है, विद्रोह हुए, उन्हें दबा दिया और बिंदुसार ने सैनिक शक्ति द्वारा उन्हें शांत कर दिया। दोनों चीजें विरोधात्मक मत देती हैं, विरोध मत देती हैं, एक उदारतापूर्वक और दूसरा सैनिक शक्ति द्वारा। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिनको दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा होगा। बिंदुसार के समय में भारत का जो पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध बने रहे। इसमें स्ट्रैबो का कहना है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। जैसे कि जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा था। तो स्ट्रैबो ने भी बताया है कि सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस,
इन्होंने भी एक अपना राजदूत डायमेकस नाम का जो राजदूत था डायमेकस, उसको राजा बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालमी, अब देखिए प्लिनी भी बताते हैं, प्लिनी की इतिहासकार हैं, और ये बताते हैं राजा टालमी द्वितीय, ये जो मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस 285 से 247 ईसा पूर्व ये राजा रहे मिस्र के। और पूर्व ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। तो मतलब एक तरफ जहां पर सीरिया के राजा के जो सीरिया का जो राजदूत था वो यहाँ दरबार में रहता था बिंदुसार की, और दूसरा मिस्र के जो राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उनका डायनोसियस नामक राजदूत था वो रहता था। तो ये जो विदेशी यात्री आए और इन विदेशी जो राजदूत रहे, इन्होंने कहीं भी, चाहे वो मेगास्थनीज का विवरण रहा हो, चाहे ये टालमी के राजदूत का जो डायनोसियस रहा हो, और चाहे एंटियोकस का राजदूत डायमेकस रहा हो, इन्होंने कौटिल्य के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। अब एक चीज और बात है, ये पता नहीं कि जो राजदूत बिंदुसार के समय आया था अथवा उसके पुत्र अशोक के समय, क्योंकि मिस्री नरेश इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। तो ये जो मिस्र से जो राजदूत आया था इसके बारे में थोड़ा डाउट है। तो अगर डाउट है तो अगर चंद्रगुप्त के समय में आया होगा और उसके बाद तक रहा, तो इससे जो है कई चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें नहीं होती हैं। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक, अब एक और लेखक का विवरण देते हैं। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक थे। इन्होंने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार का विवरण दिया है, और उन्होंने उदाहरण दिया है एथेनियस ने कि भारतीय शासक ने यानी बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। एक मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर दूसरी मांगी थी, और तीसरी एक दार्शनिक सोफिस्ट। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं यानी मीठी मदिरा और सूखी अंजीर ये तो वहां से भेज दी, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा। और इस विवरण से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था और सौहार्दपूर्ण था। और दूसरी चीज पता चलती है कि बिंदुसार एक दार्शनिक व्यक्ति था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुगमन किया, ये तो निश्चित है। अपने साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया तथा प्रत्येक प्रांत में कुमार यानी उपराजा नियुक्त किए। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्राओं की भी नियुक्ति की। दिव्यावदान के अनुसार, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है उसके अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था, यानी राजकुमार जो था वो अशोक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, बहुत बड़ी मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यों वाली जो मंत्री परिषद काफी बड़ी होती है, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब देखिए प्रधान उसका खल्लाटक था। यहाँ पर लेखक फिर कहता है, लेखक केसी श्रीवास्तव जी फिर से कौटिल्य को यहाँ पर डाल देते हैं। वह कौटिल्य के पश्चात हुआ होगा। हमारे भारतीय इतिहासकार ही कौटिल्य का उदाहरण दे रहे हैं। किसी भी यूनानी लेखक के अनुसार कौटिल्य का या चाणक्य का या विष्णुगुप्त का लेख नहीं मिलता है या विवरण नहीं मिलता है, तो इससे कहीं ना कहीं तो डाउटफुल स्थिति है। बिंदुसार के शासन काल की अन्य बातें हमें ज्ञात नहीं है। बहुत संक्षिप्त जानकारी है जो मिल चुकी है। संभवतः उसने 25 वर्षों तक राज्य किया और उसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई, यानी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजा बनता है और 273 ईसा पूर्व में इनका शासन समाप्त हो जाता है। फिर
एक थेरवाद परंपरा के अनुसार, देखिए एक थेरवाद परंपरा के अनुसार जो भ्रामक लगता है, लेकिन हमें इस बात का उदाहरण देते हुए या एग्जाम्पल देते हुए जो चीज बताई जा रही है, केसी श्रीवास्तव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, थेरवाद जो बौद्धों की एक शाखा थी, स्थिरवाद, जिसमें कोई भी परिवर्तन किए हुए बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध, यानी कि जो बुद्ध के मौलिक सिद्धांतों को माना जाता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और अभी भी थेरवाद है तो वो अपरिवर्तनशील रहा। उसमें बहुत सारी चीजें वही हैं जो बुद्ध के समय लगभग बताई गई हैं, बुद्ध मार्ग जो बताया गया है, तो वो थेरवादी परंपरा है। मूल बौद्ध जो है वो थेरवादी परंपरा है। तो उसके अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब यहीं पर शंका हो जाती है कि जब भैया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वहीं पर जहाँ जो सिकंदर का विजित क्षेत्र था, सेल्यूकस निकेटर का जो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा गया क्षेत्र था, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था और विजित क्षेत्रों को जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे वही क्षेत्र था आर्यों का। उस समय तक आर्यावर्त वही था। तो अब ब्राह्मण धर्म यहाँ तक प्रचलित अभी नहीं हुआ था, अभी पाली और प्राकृत, बुद्ध और जैन चल रहे थे। तो यहाँ पर ये भ्रामक स्थिति लगती कि बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कैसे हो सकता है। और तब जब उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य या संदरकोत्स एक जैन अनुयायी थे और ये भी बताया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार वो एक खल्लेना वो होती है, विधि होती है, जिसके अनुसार उन्होंने अपना जो है तपश्चर्या करते हुए प्राण त्यागे थे। एक व्यवस्था जैनियों के अनुसार जिसमें भोजन की मात्रा को धीरे धीरे कम करते हुए, हाँ, संलेखना होता क्या है कि 298 एक कहानी बताई गई है, हम थोड़ा सा संदर्भ लेना चाहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, जो जैन परंपरा को मानते थे और जैन हो गए थे और उन्होंने अपने एक जैन गुरु भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो कैसे उनका जो बेटा हो सकता है, उन्हीं का अनुगमन करता है, उनके बचाए हुए राज्य को वो स्थापित, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बचाए हुए राज्य को या बनाए हुए राज्य को स्थापित रखता है, तो वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कैसे हो सकता है। और तब जब ब्राह्मण धर्म अभी यहाँ तक आया हुई नहीं था, आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, वेद धर्म, पुराण धर्म, भैया ये सब ब्राह्मण धर्म है। जितना भी आज जो हिंदू धर्म कहा जाता है वो सीधा सीधा ये है कि वो ब्राह्मण धर्म है। और यहाँ पर तो इतिहासकार केसी श्रीवास्तव जी ने तो स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर यह बात कही गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। इस पर हालांकि बौद्ध ग्रंथ संदिग्ध स्थिति बताते हैं, लेकिन ये कहानी मैं आपको बताता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में के अंत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की और जब नहीं निपट पाए तो उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में शासन सत्ता दे दी, यानी बिंदुसार को सौंप दी, और वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक के मैसूर में, आज जो कर्नाटक राज्य का मैसूर जगह है वहां पर श्रवण बेलगोला है और वहां पर चंद्रगिरी नाम की एक पहाड़ी है, वहां जाके इन्होंने भद्रबाहु के साथ तपस्या में लीन हुए और धीरे धीरे भोजन कम करते हुए एक विधि जिसे संलेखना कहा गया है, इस विधि के अनुरूप काम करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, भोजन को कम करते हुए प्राण त्यागे। ये उनका पश्चाताप था। अब इसी बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि थेरवाद परंपरा के अनुसार, हालांकि मुझे पूरा डाउटफुल है, 100% श्योर हूं मैं कि ये सही नहीं है, यहाँ पर उदाहरण गलत दिया जा रहा है, थेरवाद का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन थेरवाद की बात को यहाँ पर सही रूप से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। दिव्यादान से पता चलता है, दिव्यादान का उदाहरण है, उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। आजीवक संप्रदाय जैनियों का होता था।
या बौद्धों का था, आजीवक संप्रदाय बौद्धों का था, सॉरी जैनियों का नहीं। तो जब आजीवक संप्रदाय के लोग वहां पर निवास करते थे तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कैसे हो सकता है? तो यहाँ से कुछ कोशिश की गई कि बिंदुसार को ब्राह्मण धर्म में समेटने की कोशिश की गई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के पीछे एक ब्राह्मण चाणक्य कौटिल्य को थोपा गया। तो मैं फिर से कहूंगा कि नंदू वंश से कोई विशेष दुश्मनी रही होगी कौटिल्य चाणक्य की, या एक खास वर्ग की, जिससे कौटिल्य चाणक्य का प्रयोग करके नंदों को अपमानित जैसा दिखाया गया, जैसा कि वो नहीं थे। बहुत ही शक्तिशाली और अच्छी स्थिति में थे। जैसे कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का जब इतिहास पढ़ रहा था और मैंने इतिहास देखा, तो 4 से 5 पेज में केवल चंद्रगुप्त मौर्य का वर्ण और जाति निर्धारण में वेस्ट किए गए, टोटल वेस्ट। और लास्ट में एक निष्कर्ष क्या निकलता है? एक निष्कर्ष निकलता है कि सीधा सीधा सारी चीजें भ्रामक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के होते हैं। इसमें बहुत सारे मतांतरों को देखते हुए निकाला गया और बाद में यही निकला कि नहीं भाई, वो तो क्षत्रिय थे, पिप्पलवीन के मौर्य प्रदेश से थे, ये बताया गया। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सम्राट अशोक, जो विश्व का महानतम सम्राट माना जाता है, और बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म जो बिंबिसार के समय से चलकर और अभी तक की मंद गति से चल रहा था। तो सम्राट अशोक का जब शासन आता है तो वो एक बहुत बड़े उच्च शिखर में पहुंचा देते हैं और पूरे विश्व में छा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आगे हम मिलेंगे सम्राट अशोक के राज्य और उसकी शासन व्यवस्था, उसकी धम्म नीति और उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में। धन्यवाद।